होती है सन 2011 में, जहां पर फर्न नाम की एक लेडी अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल हालातों से गुजर रही है। न सिर्फ उसके पति की मृत्यु हो गई, बल्कि वो कंपनी भी बंद हो गई जहां पर वो अपने पति के साथ सालों से काम करती थी। फर्न अपना सारा सामान उस वैन में रखती है जिसे उसने अपना सब कुछ बेच के खरीदा है। ये वैन ही अब उसका घर है और उसे अब एक लंबे सफर पर निकलना पड़ता है क्योंकि उसे जॉब की तलाश है। कई दिनों तक इसी वैन में रातें गुजारने के बाद उसे अमेजॉन में जॉब मिल जाता है, पर ये सीजनल जॉब है, यानी कि ये परमानेंट जॉब नहीं है। कुछ ही वक्त तक उसे यहाँ पर काम करना पड़ेगा। यहीं पर उसकी एक ओल्ड लेडी से मुलाकात होती है जिसकी जिंदगी उसी की तरह है। वो भी वैन में रहती है। इसका नाम लिंडा होता है। एक रात को लिंडा उसे अपनी कहानी सुनाती है। वो कहती है कि सन 2008 में मैं पूरी तरह से टूट चुकी थी और मैंने तय किया कि मैं अपने पूरे घर को जलाकर अपनी जान दे दूंगी। तभी मेरी नजर अपने 2 डॉग्स पर गई जो बिल्कुल मासूम थे, जिन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया। इसीलिए मैं ऐसा नहीं कर पाई। मुझे अपनी जिंदगी का सफर याद आया जिसमें मैंने 12 साल की उम्र में काम करना शुरू कर दिया था। उस वक्त मैं 62 साल की थी। इसके बाद मैंने ऑनलाइन सर्च किया, जहां मैंने बॉब वॉल्स का वीडियो देखा जो उन लोगों की मदद करता है जो खाना बदोश हैं, जो सड़कों पर अकेले रहते हैं। वो उन्हें ऐसी टेक्निक सिखाता है जिससे अकेले गाड़ियों और सड़कों में रहने वाले लोगों को मदद मिलती है। वो फर्न को कहती है कि तुम्हें भी सेमिनार अटेंड करना चाहिए। फर्न मना कर देती है। कुछ वक्त बाद अमेजॉन में फर्न का काम खत्म हो जाता है। वो काम तलाश करने की बहुत कोशिश भी करती है लेकिन उसे कहीं भी काम नहीं मिलता और अब ठंड भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और फर्न फैसला करती है कि वो बॉब के सेमिनार को अटेंड करने के लिए जाएगी। वो उस जगह जाती है और देखती है कि वहां पर लिंडा पहले से है। वहां पर जितने भी लोग होते हैं सब के सब खाना बदोश होते हैं। ये रात को सब अपनी अपनी कहानियां सुनाते हैं। इन्हीं में एक लेडी अपने दोस्त की कहानी बताती है। वो कहती है कि जब मैं उससे मिलने गई तो वो हॉस्पिटल में था और उसने मुझसे रिटायरमेंट की बातें की, लेकिन 10 दिन बाद ही उसकी मृत्यु हो गई। उसने एक सेल बोट खरीदी थी जिसमें वो रिटायरमेंट के बाद सफर करना चाहता था, पर वो उसे कभी इस्तेमाल कर ही नहीं पाया। इसीलिए मैंने रिटायरमेंट लिया और खाना बदोशों की जिंदगी जीना शुरू कर दिया। वो सब कुछ किया जो मैं करना चाहती थी। अगली सुबह बॉब और फर्न बैठे होते हैं। बॉब फर्न को कहता है कि तुमने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ खोया। तुमने अपने पति को खोया, अपनी जॉब खोई, अपने दोस्तों को पीछे छोड़कर आ गई, तुम्हारा गांव भी छूट गया और ये सब इतना आसान नहीं है। हालांकि मेरे पास तुम्हारे सवालों का जवाब नहीं है, लेकिन मैं एक बात जानता हूं कि तुम बिल्कुल सही जगह पर हो। यहाँ नेचर के साथ तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सब तुम्हारी तरह हैं। यहाँ पर आने के बाद अब फन को भी काफी हद तक तसल्ली होती है। फन अब यहाँ पर बाकी नोमैड्स के साथ, यानी कि बाकी खाना बदोशों के साथ सड़क पर रहने के, जीने के तरीके और सर्वाइवल की अलग अलग टेक्निक सीख रही होती है, जिसमें उसे बहुत मजा आता है। एक रात वो यहाँ डांस पार्टी के दौरान एक आदमी से भी मिलती है जिसका नाम डेव होता है। वो फन को बहुत पसंद करता है। ये दोनों एक दूसरे के साथ डांस करते हैं और अब सेमिनार खत्म हो जाता है। फन और सभी यहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में फन की गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है। तभी वो देखती है कि उसी के साथ सेमिनार में एक लेडी थी जिसका नाम स्वैंकी है। उसकी गाड़ी वहां पर खड़ी होती है। वो उससे मदद मांगती है। वो कहती है कि मेरे पास एक्स्ट्रा टायर नहीं है। स्वैंकी उसकी मदद करती है और समझाती है कि तुम्हारे पास सारी जरूरत की चीजें होनी चाहिए, नहीं तो कभी भी तुम रात को सड़क पर फंस सकती हो। इसके बाद स्वैंकी फन को बहुत सारी सर्वाइवल की चीजें सिखाती है और धीरे धीरे ये दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। एक रात को जब स्वैंकी दवा खा रही होती है तो उससे फन पूछती है क्या तुम ठीक हो। वो बताती है कि डॉक्टर ने मुझे बताया कि मुझे लंग कैंसर है और मेरे पास सिर्फ 7 और 8 महीने हैं, जिस वक्त को मैं हॉस्पिटल में नहीं बिताना चाहती, बल्कि वो सब कुछ करना चाहती हूँ जो मुझे अच्छा लगता है। मैं एक बार फिर से अलास्का जाना चाहती हूँ ताकि मेरे साथ मेरी अच्छी यादें हमेशा रहें। स्वैंकी को अपनी जिंदगी के अंत का कोई भी दुख नहीं होता। वो कहती कि मैं 75 साल की हो चुकी हूँ, मैंने बहुत लंबी जिंदगी जी है और मेरे पास बहुत सारी अच्छी यादें भी हैं। फन अपनी जिंदगी में हर किसी से कुछ न कुछ सीख रही होती है। ये दोनों साथ में काफी वक्त बिताते हैं और इसके बाद ये दोनों अपने अपने सफर पर निकल जाते हैं। पर अब फन का नजरिया पूरी तरह से बदल चुका है। वो रास्ते में आने वाली हर एक चीज को एंजॉय कर रही होती है। ऐसा लगता है कि वो प्रकृति के साथ मिल चुकी है। इसी तरह से सफर में आगे चलते हुए उसे नेशनल पार्क में कैंप होस्ट की जॉब मिल जाती है, जहां पर उसकी मुलाकात डेव से होती है जिसने उसके साथ एक पार्टी में डांस किया था। यहाँ पर लिंडा भी आती है जो फन के साथ अमेजॉन में जॉब करती थी और ये यहाँ पर बहुत अच्छा वक्त बिताते हैं। लिंडा कुछ दिनों बाद यहाँ से चली जाती है और अब डेव और फन यहाँ पर रह जाते हैं। और एक दिन फन अपनी वैन से सामान निकाल रही होती है क्योंकि उसकी वैन में चींटियां आ गई होती हैं। तभी डेव भी वहां पर आ जाता है। वो उसकी मदद करना चाहता है लेकिन फन उसे मना करती है। डेव जबरदस्ती एक बॉक्स उठा लेता है और तभी उसमें से नीचे से बहुत सारा सामान गिर जाता है। इस सामान में वो प्लेट भी होती है जो फन के पिता ने उसे हाई स्कूल से ग्रेजुएशन पास करने के लिए दी थी, जो अब टूट चुकी है। फन को इस बात से गुस्सा आता है और गुस्से से डेव को वहां से जाने के लिए कहती है, पर बाद में उसे एहसास होता है कि उसे डेव से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। यहाँ नेशनल पार्क में कुछ और भी लोग आए होते हैं जो इस बात से बहुत प्रभावित होते हैं कि फन एक नोमैड की, यानी कि खाना बदोश की जिंदगी जीती है। दरअसल हर कोई इसी तरह से जीना चाहता है, पर सब अपनी जिंदगियों में फंसे हुए हैं। अब फन डेव से मिलने के लिए उसकी गाड़ी में जाती है। वो देखती है कि डेव बीमार है। वो डेव को हॉस्पिटल में एडमिट करवा देती है जहां उसकी एक छोटी सी सर्जरी होती है। इसके बाद ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। कुछ वक्त बाद ये दोनों एक रेस्टोरेंट में जॉब करना शुरू कर देते हैं, जहां एक रात को डेव का बेटा फन के पास आता है और वो उसे बताता है कि डेव बहुत जल्दी दादा बनने वाले हैं। मैं चाहता हूं कि वो अपने पोते से मिलने के लिए आए। अगली सुबह फन ये बात डेव को बताती है। डेव ये सुनकर खुश होता है लेकिन वो वापस जाने में थोड़ा हेजिटेट होता है। वो कहता है कि जब मेरा बेटा छोटा था तो मेरे पास उसके पास जाने का टाइम नहीं था और जब वो बड़ा हुआ तो उसके पास मेरे लिए टाइम नहीं था। वो अपनी चीजों में बिजी था और मैं अपनी चीजों में। फन कहती है तुम्हें इन सब चीजों के बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए और अपने होने वाले पोते से मिलना चाहिए। वो डेव को एनकरेज करती है। डेव उसे कहता है कि तुम भी मेरे साथ चलो। फन कहती
कहती कि मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती, लेकिन हो सकता है कि कभी मैं तुमसे मिलने के लिए आऊं। अगली सुबह डेव फर्न की गाड़ी में आता है, लेकिन उस वक्त वो सो रही होती है, इसीलिए उसे डिस्टर्ब किए बिना वहां से निकल जाता है। हालांकि फर्न की आंखें खुल जाती है और वो डेव को जाते हुए देखती है। फर्न की जिंदगी एक बार फिर से उसी तरह शुरू हो जाती है जिस तरह से पहले थी। वो जगह जगह जाती है, नए नए लोगों से मिलती है और अब उसे एक नया जॉब मिलता है जो कि शुगर बीट प्रोसेसिंग प्लांट में होता है। यहाँ पर जब वो काम कर रही होती है तो उसकी गाड़ी खराब हो जाती है। जब वो रिपेयरिंग के लिए जाती है तो वहां पर उसकी गाड़ी में बहुत ज्यादा खर्चा होता है, उतने पैसे उसके पास नहीं होते। हालांकि वो अपने एक दोस्त से मदद भी मांगने की कोशिश करती है, पर वहां से उसे कोई मदद नहीं मिलती। इसीलिए वो कैलिफोर्निया अपनी बहन के घर चली जाती है। कुछ दिन वहां रहने के बाद फर्न वहां से जाना चाहती है और उसकी बहन चाहती है कि फर्न उसी के परिवार के साथ रहे। वो कहती है कि तुम हमेशा से बहुत बहादुर थी, तुमने बहुत जल्दी घर छोड़ दिया और अपने हस्बैंड की डेथ के बाद तुमने नोमैड की जिंदगी जी। तुमने हर एक फैसला अपनी जिंदगी में बहुत बहादुरी से किया। तुम्हें पता था कि हमेशा तुम्हें क्या चाहिए, साथ ही तुमने हमेशा मेरा भी ध्यान रखा। मैं चाहती हूँ कि अब तुम मेरे साथ रहो। लेकिन फर्न एक घर में चार दीवारी में कैद होकर नहीं रहना चाहती। ये बात उसकी बहन समझ जाती है। वो फर्न को कुछ पैसे देती है। अगली सुबह फर्न अपनी गाड़ी ठीक करवा कर वहां से निकल जाती है और एक बार फिर से अपने सफर में आने वाली हर एक चीज को वो बहुत एंजॉय करती है। वो नेचर को एक्सपीरियंस करती है जैसा उसने पहले कभी नहीं किया होता। इसी तरह से सफर में आगे बढ़ते हुए वो डेव के घर पहुंचती है, जहां पर वो डेव के परिवार से मिलती है। डेव भी फर्न को देखकर बहुत खुश होता है और एक रात को फर्न डेव से कहती है कि तुम्हारी गाड़ी के टायर्स में हवा नहीं है। डेव कहता है कि मैंने सोचा था कि मैं सिर्फ यहाँ पर एक ही रात रुकूंगा, पर अब मैं यही रहूंगा। मैं चाहता हूँ कि तुम भी यहीं पर रुक जाओ। मुझे तुमसे बात करना, तुम्हारे आसपास रहना अच्छा लगता है। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। इस बारे में मैंने अपने परिवार से बात भी कर ली है, वो भी तुम्हें बहुत पसंद करते हैं। लेकिन फर्न उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देती। वो उसके परिवार के साथ कुछ दिन रहती है और एक बार फिर से अपने सफर पर आगे निकल जाती है। वो अपने सफर पर आने वाली हर एक चीज को एक्सपीरियंस कर रही होती है, एंजॉय कर रही होती है। इसी तरह से आगे बढ़ते हुए वो अमेज़न पहुंच जाती है, जहां पर एक साल पहले उसने सीजनल जॉब किया था। यहाँ पर सीजनल जॉब दोबारा से शुरू हो चुकी है, यानी कि उसे नोमैड की जिंदगी जीते हुए पूरा एक साल हो चुका है। सीजनल जॉब खत्म होने के बाद वो एक बार फिर से बॉब की वर्कशॉप में जाती है, जहां पर वो सभी पुराने लोगों से मिलती है। पर अब स्वैंकी की मृत्यु हो चुकी है, जिसे लंग कैंसर था। रात को सभी उसे श्रद्धांजलि देते हैं। अगली सुबह दिखाया जाता है जहां पर फर्न और बॉब बैठे हैं। फर्न बताती है कि मेरे पति कभी भी अपने पेरेंट्स को नहीं जानते थे और ना ही कभी हमारे बच्चे हुए। अगर मैं उन्हें कभी छोड़कर चली जाती तो कभी रह नहीं पाते, इसीलिए मैं उस जगह से कभी निकल नहीं पाई। उन्हें अपनी कंपनी, अपना काम बहुत पसंद था। सभी लोग उनसे बहुत प्यार करते थे, इसीलिए कभी भी हम उस शहर से, उस घर से बाहर नहीं निकल पाए। मैंने अपनी पूरी जिंदगी यादों में ही निकाल दी। बॉब बताता है कि मैं अपने बेटे के बारे में कभी बात नहीं करता। अगर आज वो जिंदा होता तो 33 साल का होता। आज से 5 साल पहले उसने सुसाइड कर लिया था। वो दिन मेरी जिंदगी के बहुत मुश्किल दिन थे। हमेशा मुझे ऐसा ही लगता था कि मैं अपने बेटे के बिना इस धरती पर कैसे जी सकता हूँ। लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि मैं लोगों की मदद करके अपने बेटे की जिंदगी को एक सम्मान दे सकता हूँ, और मैंने ये काम करना शुरू कर दिया। यहाँ सभी वो लोग आते हैं जिनके दिल में दुख है, जिन्होंने अपनों को खोया है। और इस काम में सबसे ज्यादा मुझे ये पसंद है कि इस काम में कभी भी फाइनल गुड बाय नहीं होता। हमेशा हम ये कहते हैं आई विल सी यू डाउन द रोड, और ऐसा होता भी है। मैं उनसे कहीं ना कहीं सड़क पर टकरा जाता हूँ, और जब भी ऐसा होता है तो मेरे दिल को विश्वास होता है कि मैं अपने बेटे से कहीं ना कहीं दोबारा जरूर मिलूंगा। तुम भी अपने पति से एक दिन कहीं ना कहीं, किसी ना किसी दुनिया में जरूर मिलोगी, जिससे तुमने बहुत प्यार किया था, और तब तुम दोनों एक दूसरे के साथ बिताए हुए पलों को बहुत याद करोगे। कुछ वक्त बाद फर्न उसी शहर में वापस लौट आती है जहां पर वो अपने पति के साथ रहा करती थी। कंपनी बंद होने की वजह से पूरा शहर अब लोग छोड़कर जा चुके हैं। वो अपने घर में भी जाती है जहां उसने अपने पति के साथ पूरा जीवन बिताया था। वो बहुत इमोशनल हो जाती है, लेकिन पिछले 1 साल के सफर ने उसे जीवन में इतना कुछ सिखाया है जो शायद उसने पूरी जिंदगी नहीं सीखा था। वो एक बार फिर से अपनी गाड़ी में बैठकर अपने सफर पर निकल पड़ती है। फर्न की जिंदगी से और इस कहानी में जितने भी पात्र हैं, उन सबकी जिंदगी से हमें एक बात पता चलती है, इस दुनिया में हर इंसान हर किसी को खोता है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इंसान के हाथ में नहीं है, वो इंसान कंट्रोल नहीं कर सकता। पर वो लोग जो उसी दुख, उसी लम्हे के साथ रह जाते हैं, वो कभी भी जिंदगी में कुछ सीख नहीं पाते। और जिन लोगों के अंदर हालातों से लड़ने की, आगे बढ़ने की चाह होती है, वो न सिर्फ अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सीखते हैं, बल्कि दूसरों की जिंदगी में भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। जैसे कि बॉब की जिंदगी, उसने अपने बेटे को खोने के बाद भी अपनी जिंदगी को एक नया मोड़, एक नया मकसद दिया, जिससे उसने कई लोगों की मदद की। तो ये थी सच्ची कहानी फिल्म नोमैडलैंड की। इस फिल्म को 93rd ऑस्कर अवार्ड्स में 3 ऑस्कर्स मिले। पहला बेस्ट पिक्चर के लिए, दूसरा बेस्ट डायरेक्शन के लिए, और तीसरा इस फिल्म की लीड एक्ट्रेस को, जिनका नाम है फ्रांसिस मैकडॉर्मेंड, उन्हें उनकी बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का ऑस्कर अवार्ड मिला। ये फिल्म ईयर 2020 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 7.4। उम्मीद करते हैं कि ये सच्ची कहानी आपको पसंद आई होगी।